साथियों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत का इतिहास या जो पुस्तक है, इस पुस्तक की एक हम लोगों ने वीडियो सीरीज की थी, जिसमें से पूरी बुक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट में नेहरू के बाद भारत वाला पोर्शन जो नए एडिशन में जोड़ा गया है, वह शेष रह गया था। तो उसको हम लोग आगे के कुछ वीडियो के अंतर्गत उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो नेहरू के बाद भारत वाला पोर्शन है, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री से प्रारंभ होगा और वर्तमान की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उस दूसरे कार्यकाल तक की चीज़ों को इस नेहरू के बाद भारत वाले पोर्शन में कवर किया गया। मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो नेहरू के बाद भारत में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये कई सारे वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और दूसरी चीज़, एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम की जो बुक है, इसमें जो चीज़ जैसी दी गई है अक्षर सा, उसको मैं वैसा ही इस वीडियो के अंतर्गत बताने का या पढ़ने का पूरा प्रयास करूँगा। उसको मैं किसी भी तरीके से एलोबरेट करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यदि किसी को लगता है कि मैं केवल बुक ही पढ़ रहा हूँ, तो हाँ, मैं बुक ही पढ़ रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य ही था कि इस पूरी बुक को, स्पेक्ट्रम की बुक को मैं ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जिनको इसको एज इट इज़ बुक फॉर्म में ही सुनना है। आगे हो सकता है कि इसको एक नई सीरीज ला करके जिसमें एलिब्रेट करके वीडियो बनाऊं, परंतु तो अभी मैं केवल इसको इस बुक को ऑडियो फॉर्म में ही कन्वर्ट करने का मेरा उद्देश्य है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। नेहरू के बाद भारत में आज जो पहला वीडियो है, भाग 1, इसके तहत हम लोग लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रतिनिधित्व काल रहा है, प्रधानमंत्रित्व काल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेहरू के बाद भारत को। तो देखिए, नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम वर्षों के दौरान गंभीर चर्चा हो रही थी कि उनके बाद भारत का क्या होगा। जब मई 1964 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई तो भारत और विदेश में अधिकतर लोग लगभग पूरी तरह से मान रहे थे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गंभीर और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और शायद ध्वस्त भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद को संभालने को लेकर कलह चल रही थी। हालांकि ऐसी कोलाहल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। वास्तव में नेहरू काल से भारत ने न केवल कई प्रधानमंत्रियों को देखा, अपितु अपने राजनीतिक इतिहास में कुछ खास परिवर्तनों को भी देखा। इन वर्षों के दौरान आकर्षण एवं गुंजायमान लोकतंत्र के निर्बाध संचालन को खतरा उत्पन्न करने वाले कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन इन चुनौतियों एवं बाधाओं से पार पा लिया गया। पड़ोसी देशों में तख्तापलट एवं सैनिकों द्वारा सत्ता पर कब्जा जैसी घटनाओं के बीच भारतीय लोकतंत्र के रूप में जीवंत बना रहा और समय समय पर लोकतांत्रिक निर्वाचनों के माध्यम से यहाँ निर्बाध सत्ता परिवर्तन होता रहा। नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जब तक कि कांग्रेस पार्टी का नया संसदीय नेता नहीं चुन लिया गया जो प्रधानमंत्री बने। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्रित्व काल जून 1964 से जनवरी 1966 तक। यह सामान्यतः स्वीकृत था कि कांग्रेस के भीतर एक समूह था जिसे 1963 में बनाया गया था और जो सिंडिकेट के रूप में जाना जाता था, और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भी शामिल थे और कुछ अन्य जवाहरलाल नेहरू के पश्चात प्रधानमंत्री पद के उत्तराधिकारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चुनाव मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच करना था। मोरारजी देसाई वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेसी थे जो अपनी ईमानदारी और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अनुदारवादी, कठोर और दक्षिणपंथी माना जाता था। दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री सौम्य, मृदुभाषी एवं लचीले स्वभाव के साथ साथ समन्वयवादी और सच्चरित प्रकृति के थे। देसाई की अपेक्षा शास्त्री को पूरी पार्टी में अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। अंततः शास्त्री को पार्टी द्वारा अगला संसदीय नेता चुना गया और इस प्रकार वह प्रधानमंत्री बन गए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। अब सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत कहलाता था ये, के मुगल सराय में हुआ था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। सन 1928 में उनका विवाह ललिता देवी से हुआ। वह दहेज प्रथा के धुर विरोधी थे, जिसके चलते उन्होंने अपने ससुर के द्वारा दहेज में कुछ लेने पर जोर देने के कारण मात्र
5 गज खादी और 1 सूत कताई मशीन स्वीकार की। भारत सेवक संघ से जुड़कर शास्त्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। असहयोग आंदोलन 1921 का, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। शास्त्री जी कांग्रेस राजनीतिक संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वह पार्टी की स्थानीय इकाई के सचिव बने और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। वह 1937 में संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अब स्वतंत्रता पश्चात उनके राजनीतिक यात्रा को देखें तो स्वतंत्रता पश्चात शास्त्री जी को गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया और उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं की बस कंडक्टर के तौर पर नियुक्ति की और पुलिस को निर्देश दिया कि वह उद्दंड भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी के बजाय पानी की बौछारों का इस्तेमाल करे। 1951 में जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के साथ उन्हें सचिव बनाया गया, मतलब शास्त्री जी को सचिव बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। उसी वर्ष उन्हें अर्थात शास्त्री जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रेल मंत्री का पदभार सौंपा। हालांकि उन्होंने एक गंभीर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 1956 में त्यागपत्र दे दिया। 1961 में उन्हें पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और गृह मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कुशल मध्यस्थ की छवि हासिल की और उन्होंने के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु एक समिति का भी गठन किया, जिसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। उन्हें अर्थात लाल बहादुर शास्त्री को परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और नेहरू जी के अस्वस्थ रहने के दौरान बिना विभाग का मंत्री भी बनाया गया। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 में प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इनका प्रधानमंत्रित्व काल देखते हैं। परिवर्तन के साथ नेहरू की विरासत की निरंतरता के बारे में देखेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रारंभ में उन्होंने विदेश मामले एवं आणविक ऊर्जा विभाग एवं मंत्रालय अपने पास रखे, लेकिन बाद में उन्होंने विदेश मंत्रालय स्वर्ण सिंह को सौंप दिया। प्रधानमंत्री के रूप में देश को पहली बार संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उसे आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता जरूर चुनना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए इसमें कोई परेशानी एवं संकोच नहीं है और ना ही दाएं और बाएं देखने की आवश्यकता है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है, सभी के लिए स्वतंत्रता एवं समृद्धि के साथ आंतरिक रूप से समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण करना और सभी राष्ट्रों के साथ विश्व शांति एवं मित्रता बनाए रखना। एक सच्चे धर्मनिरपेक्षतावादी होने के नाते शास्त्री जी ने कहा कि यह हमारे देश की एक अद्वितीय विशेषता है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हैं, लेकिन हम इन सबका प्रयोग राजनीति में नहीं करते। यह एक बड़ा अंतर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है, जहाँ पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामिक राज्य घोषित किया और धर्म को एक राजनीतिक कारक के रूप में इस्तेमाल किया, वहीं हम भारतीयों को अपना मनपसंद धर्म चुनने की आज़ादी है और अपनी इच्छानुसार प्रार्थना और पूजा करने की स्वतंत्रता है। जहाँ तक राजनीति का मामला है, हम में से प्रत्येक पहले भारतीय है। प्रधानमंत्री के तौर पर शास्त्री जी ने नेहरू मंत्रिमंडल के मंत्रियों को बनाए रखा, लेकिन साथ ही नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। वह नेहरू का सम्मान करते थे। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा तैयार आम नीतियों को जारी रखा, लेकिन उन्होंने नेहरू जी का अंधानुकरण नहीं किया। शास्त्री जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए सचिव की नियुक्ति की, और पहले सचिव कौन थे? LK झा, जो कि एक वरिष्ठ ICS अधिकारी थे। इस प्रकार उन्होंने आगे चलकर प्रधानमंत्री सचिवालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय का रूप लेने वाले संस्थान की नींव रखी। अब इनके सामने जो चुनौतियां थी उनको भी देख लेते हैं। शास्त्री जी के छोटे कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसने यह भी स्पष्ट किया कि शास्त्री जी कमजोर व्यक्तित्व नहीं थे, अपितु वह स्वयं एक दूरदर्शी व्यक्तित्व थे और तेजी से कठोर निर्णय लेने में भी सक्षम थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरे छोटे कद और मृदुभाषी होने के कारण लोग उचित ही सोचते हैं कि मैं दृढ़ नहीं हूँ। यद्यपि मैं शारीरिक रूप से बलशाली नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं आंतरिक रूप से बेहद कमजोर नहीं हूँ। 3 बड़े संकट, एक मद्रास राज्य का, बाद में यह तमिलनाडु बनता है, में व्यापक हिंसात्मक हिंदी भाषा विरोधी प्रदर्शन, व्यापक खाद्यान्न कमी और पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध का सामना उनकी सरकार को करना पड़ा। अब आर्थिक विचार इनके समय में देखें तो यद्यपि इसे कुछ ही लोगों ने महसूस किया कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जो नेहरूवादी अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न थे।
आर्थिक सुधार का एक अग्रदूत के रूप में यदि इन्हें देखें तो अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि शास्त्री जी ने आर्थिक विषयों को देखने वाले मंत्रालयों को संबद्ध परियोजनाओं पर निर्णय करने का अधिकार देने का प्रयास किया, जो योजना आयोग देखता था, और इस प्रकार विकेंद्रीकृत शासन स्थापित करने की कोशिश इन्होंने की। वास्तव में यह राष्ट्रीय नियोजन परिषद की स्थापना के द्वारा योजना आयोग के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास था। 1965 में शास्त्री जी ने संसद में उद्घोषणा की कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के नियंत्रण पर पुनर्विचार करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप स्टील एवं सीमेंट जैसे कुछ क्षेत्रों के विनियमों से में कुछ छूट दी गई। शास्त्री जी की आर्थिक टीम, जिसमें LK झा, IG पटेल, धर्मवीर और S भूतलिंगम जैसे लोग शामिल थे, को कृषि के आधुनिकीकरण और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देकर अर्थव्यवस्था के सुधार का श्रेय दिया गया। यहाँ तक कि रुपये के अवमूल्यन का निर्णय सैद्धांतिक तौर पर शास्त्री जी द्वारा लिया गया, लेकिन वास्तविक कदम का क्रियान्वयन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि सभी क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाए जाते, शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहते तो यह संभव था कि जैसा कि PN धर ने कहा कि 25 वर्षों के बाद उठाए गए आर्थिक सुधारों के कदमों, जो कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में उठाया गया था, को उठा लिया जाता उसी समय। भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान शास्त्री जी के इस दृढ़ विश्वास को जाहिर करता है कि सैनिक देश द्वारा देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी घनिष्ठ रूप से खाद्य एवं सुरक्षा एवं खाद्य उत्पादन से जुड़ी थी, जो कि किसान का कार्य क्षेत्र था। इस नारे में निहित था कि खेत में किसान द्वारा खाद्य उत्पादन का कार्य देश सेवा में रणभूमि में सैनिक की आहुति के बराबर है। यहाँ पर कुछ विचारों को थोड़ा पहले देख लें, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का जो विचार, ये आर्थिक मुद्दे, इनका क्या मानना था कि आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें। PN धर का जो विचार था, उन्होंने अर्थात शास्त्री जी ने किसी प्रकार का वैचारिक चश्मा नहीं पहना। उन्होंने तथ्यों को उनके परिप्रेक्ष्य में देखा। निरंतर खाद्य कमी ने उन्हें उद्योग से कृषि की ओर संक्रमण करने को बाध्य किया। बढ़ते काला बाजार ने उन्हें नियंत्रण से अभिप्रेरण की ओर गतिमान किया था। लोक क्षेत्र की बढ़ती अक्षमता ने उन्हें निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश के लिए बड़ी भूमिका स्वीकार करने को प्रवृत्त किया। उन्होंने आर्थिक निर्णय के केंद्र को योजना आयोग से मंत्रालयों और केंद्र से राज्यों की ओर गतिमान करने हेतु भी कदम उठाए। ये PN धर ने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया। अब हम लोग हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बीजारोपण की बात कर लेते हैं। तो भारत उस समय भोजन की कमी से जूझ रहा था और स्थितियां बेहद विकट थीं, जब शास्त्री जी ने C सुब्रमण्यम को खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। शास्त्री जी ने हरित क्रांति की नींव डालने में अपने मंत्रियों का पूरा सहयोग किया। यद्यपि इसका पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, जैसा कि इसका प्रभाव एक दशक बाद दृष्टिगोचर हुआ, लेकिन वास्तव में यह शास्त्री जी की भारतीय कृषि को रूपांतरित करने की पहल का परिणाम था। हरित क्रांति में 3 क्षेत्रों प्रौद्योगिकी, आर्थिक और संगठनात्मक तीन प्रौद्योगिकी पर, आर्थिक पर और संगठनात्मक पर, इन पर बल शामिल था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का पुनर्गठन किया गया और पहली बार एक वैज्ञानिक डॉक्टर BP पाल को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के MS स्वामीनाथन द्वारा मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग की टीम द्वारा विकसित किए गए उच्च पैदावार वाली गेहूं की किस्मों को भारत सरकार से अवगत कराया गया और बताया गया कि भारत को किस प्रकार अपरिहार्य रूप से इसका खेतों में परीक्षण करना चाहिए। चौतरफा विरोध के बावजूद, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, शास्त्री जी ने 1965 में 250 टन गेहूं के बीज आयात करने की अनुमति दी। बाद में 1966 में कई हजार टन गेहूं के बीज और आयात किए गए। जैसा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इन किस्मों में सुधार किया। नवंबर 1965 में जब CS सुब्रमण्यम और ओरविले फ्रीमैन, अमेरिकी कृषि सचिव, जो ओरवेल फ्रीमैन थे, ये अमेरिकी कृषि सचिव थे, ये लोग रोम में मिलते हैं। उन्होंने एक समझौता किया। समझौते के अनुसार भारतीय कृषि, सिंचाई अनुसंधान, बीज उर्वरकों में अधिक निवेश और उचित आर्थिक और विपणन नीतियों को लागू करके 1971 तक खाद्यान्न के आयात को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। अमेरिका अपनी तरफ से भारत को 1965 और 1966 में अधिक गेहूं भेजने पर सहमत हो गया। नवीन प्रौद्योगिकियों को सहयोग करने के अभिप्रेरण पर भी काम किया गया। कृषि मूल्य आयोग APC और भारतीय खाद्य निगम FCI जनवरी 1965 में अस्तित्व में आ गए। तो याद रखिएगा, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम जो है FCI, ये 1965 में अस्तित्व में आते, जनवरी 1965 में। राष्ट्रीय बीज निगम और केंद्रीय भंडार निगम भी इसी समय में गठित किए गए। शास्त्री जी श्वेत क्रांति को गति देने वाले कारक भी थे। दूध का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। अक्टूबर 1964 में कंजारी में
अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए गुजरात के आणंद में अपने दौरे के समय वह दूध सहकारिता अर्थात मिल्क कोऑपरेटिव से प्रभावित हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वर्गीज कुरियन, जो उस समय कैरा जिले के कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के जनरल मैनेजर थे, ऐसे ही कोऑपरेटिव को देश के अन्य भागों में शुरू करने में मदद करेंगे ताकि किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके। परिणाम स्वरूप 1965 में आणंद में, गुजरात के आणंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है? ये गुजरात के आणंद में है और 1965 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। एक समय का भोजन त्यागने का विचार जो इनका था, देश में भोजन की निरंतर कमी एक शोचनीय बात थी। साथ ही पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान लिंडन बी जॉनसन, जो कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्होंने चेतावनी देकर कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोकता है तो वह उसे PL 480 समझौते के अंतर्गत गेहूं की आपूर्ति रोक देगा। ये समझौते इस भारत को अपनी जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरत पूर्ति करने के लिए गेहूं आयात करने की उस समय आवश्यकता थी। भारत पर दबाव बनाने का इस तरीके से प्रयास किया। शास्त्री जी ने भारतीयों से कहा कि हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। शास्त्री जी ने लोगों को सप्ताह में एक बार का भोजन स्वैच्छिक रूप से त्यागने हेतु प्रोत्साहित किया ताकि भोजन को बचाया जा सके और जरूरतमंदों तक वितरित किया जा सके। हालांकि उन्होंने लोगों से ऐसा कहने से पूर्व अपने परिवार के सदस्यों को यह व्यवस्था अपनाने को कहा और लागू किया। आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर योगदान किया और यहाँ तक कि होटल एवं भोजनालय सोमवार की शाम को बंद रहने लगे। नवीन संस्थाएं एवं परियोजनाओं की बात करें तो शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कई नई संस्थाओं की शुरुआत हुई। नवंबर 1964 में चेन्नई के थरामनी में केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मार्च 1965 में आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद, 1996 में इसका नाम बदलकर आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का। और तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जुलाई 2014 में इसे 2 विश्वविद्यालय में विभाजित किया गया और दूसरे विश्वविद्यालय का नाम प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। इसके अलावा इलाहाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में होती है। चेन्नई पत्तन के जवाहर डॉक का उद्घाटन शास्त्री जी द्वारा किया गया और नवंबर 1964 में तूतीकोरिन पत्तन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। शास्त्री जी द्वारा 1964 में अपर कृष्णा परियोजना की नींव रखी गई। अलमाटी बांध जिसका हिस्सा है, इस कृष्णा परियोजना का हिस्सा है अलमाटी बांध, इसका हिस्सा है। सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि अलमाटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा जाए। बाद में यह निर्णय किया गया। यह शास्त्री जी ही थे जिन्होंने 1965 में ट्राम्बे में प्लूटोनियम प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत की। यह डॉक्टर होमी भाभा का सुझाव था कि भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय विस्फोट करना चाहिए, जिसे शास्त्री जी ने लागू किया। होमी भाभा की पहल पर स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर पीसफुल पर्पजेज SNEPP का गठन किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी मामलों को देख लेते हैं। तो शास्त्री जी ने गुट निरपेक्षता नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। हालांकि वे इस बात के लिए बेहद सतर्क थे कि 1962 में भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान तथा चीन के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग एवं समझौते के दृष्टिगत भारत सरकार को देश के रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत के सशस्त्र बल को आधुनिकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि भारत को सोवियत संघ से घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए। शास्त्री जी ने सहजगम्य समस्याओं के समाधान हेतु पड़ोसी देशों से संबंध बढ़ाने शुरू किए। भारत और सीलोन, उस समय श्रीलंका का नाम सीलोन था, भारत और सीलोन के बीच लाल बहादुर शास्त्री और उनके समकक्ष सीलोन के प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके के बीच 1964 का भंडारनायके शास्त्री समझौता होता है। सीलोन में भारतीय तमिलों के दर्जे को लेकर के समझौता 6 लाख भारतीयों के देश प्रत्यावर्तन को पूर्ण करने और सीलोन में 3,75,000 तमिलों को सीलोन की नागरिकता देने की बात करता है। ये जो समझौता था, जो कि 1981 तक पूरा हो सका। हालांकि समझौते के तुरंत बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और समझौता लागू नहीं किया जा सका और कुछ वर्षों बाद भारत ने समझा कि समझौता व्यपगत हो गया है। 1962 में वर्मा में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहां रह रहे भारतीय परिवारों का 1964 में वर्मा की सरकार द्वारा देश प्रत्यावर्तन किया गया, वहां से भगाया गया। भारत और वर्मा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। हालांकि शास्त्री जी ने दिसंबर 1965 में रंगून की आधिकारिक यात्रा की और जनरल ने विन की वर्मा सरकार के अंतर्गत भारत और वर्मा के बीच फिर से मधुर संबंध स्थापित हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप में परिस्थितियों को देखते हुए और पाकिस्तान तथा चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों
के चलते लाल बहादुर शास्त्री ने नाभिकीय विस्फोट कार्यक्रम की पहल करने को लेकर तनिक भी संकोच नहीं किया। 1965 में उन्होंने परमाणु परीक्षण पर काम करने को लेकर परमाणु ऊर्जा आयोग को अनुमति प्रदान की। उसको लेकर उन्हें स्वयं अपनी सरकार के भीतर और पार्टी में तथा साथ ही अन्य लोगों का प्रचंड विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। इससे पहले कि यह कार्यक्रम शुरू हो पाता, दुर्भाग्यवश लाल बहादुर शास्त्री की जनवरी 1966 में मृत्यु हो गई। अब भारत पाकिस्तान युद्ध को थोड़ा देख लेते हैं। तो 1965 में भारत ने पाकिस्तान की ओर से युद्ध के खतरे का सामना किया। 1958 में सैन्य तख्तापलट के माध्यम से जनरल मोहम्मद आयूब खान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए और बलपूर्वक राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को अपदस्थ कर स्वयं राष्ट्रपति पद हथिया लिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान को पूरी सैन्य सहायता प्रदान कर रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है पाकिस्तान को पूरी सैन्य सहायता प्रदान कर रहा था। 1962 में चीन के साथ युद्ध ने सशस्त्र बलों समेत भारतीयों को निरुत्साहित किया था। अतः आयूब खान ने संभवतः सोचा कि सीमा पर भारतीय सैन्य बलों के साथ जोर आजमाइश का यही सही समय है। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने सिंध में इसकी शुरुआत की। उन्हें लगा कि पाकिस्तान कच्छ के रन में प्रथम लड़ाई जीत सकता है। दोनों तरफ ब्रिटेन के हस्तक्षेप से गोलाबारी बंद करने पर सहमत बन गई और झड़प से पहले की स्थिति कायम हो गई। इस बात से आश्वस्त होने पर कि भारतीय सेना कमजोर हो गई है और कश्मीर घाटी में शेख अब्दुल्ला और अन्य विरोधियों द्वारा कोलाहल उत्पन्न करने पर पाकिस्तान में सत्ताधारियों ने कश्मीर में हमला करने का निर्णय लिया। अगस्त 1965 में इस विचार के साथ कि भारतीय फौज एवं पुराने टैंकों के सीमा पर इकट्ठा होने से पहले कश्मीर तक केवल महत्वपूर्ण स्थलीय मार्ग का प्रयोग किया जाना था, ऑपरेशन ग्रांड सलेम शुरू किया गया। इस कार्य में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने आयूब खान को प्रोत्साहित किया। कश्मीर घाटी में उपद्रव फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा सुप्रशिक्षित घुसपैठियों को भेजा गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस समय अपनी मानसिक शक्ति का परिचय दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि कश्मीर में भारत द्वारा कब्जा किए जाने के खिलाफ उपद्रव हो रहा है। भारत ने वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर दिलाया कि पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान द्वारा कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर, भारत सरकार इसे पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहती है, से जम्मू कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र में भेजकर कोलाहल एवं उपद्रवों को हवा दे रहा है। इस बात की घोषणा हो जाने पर कि दोनों देशों की फौजें आमने सामने होंगी, शास्त्री जी ने आदेश दिया कि भारतीय सेना सीज फायर लाइन को पार कर सकती है और घुसपैठियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मार्ग को बंद कर सकती है। सितंबर 1965 में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी ने सिद्ध किया कि वह इस प्रकार निर्णय ले सकते हैं जिस प्रकार नेहरू जी ने नहीं लिए। उन्होंने भारतीय फौजों को जरूरी प्रतिशोधात्मक कदम उठाने की अनुमति देने में कुछ समय लिया। उनके रक्षा मंत्री YB चावान भी उत्कृष्ट साबित हुए। सितंबर 1965 में भारतीय फौजों ने पंजाब में सीमा के आर पार लाहौर एवं सियालकोट को निशाना बनाने के उद्देश्य से अपने टैंकों के साथ 3 तरफा हमला किया। यह भी पहली बार था कि स्वतंत्रता के पश्चात युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें हस्तक्षेप किया और सीज फायर के लिए मध्यस्थता की गई और जिसे 23 सितंबर 1965 को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। अब ताशकंद में शांति समझौता की बात कर लेते हैं। ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, जो तत्कालीन सोवियत संघ का एक गणराज्य था, में जनवरी 1966 में एक दक्षिण एशिया शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे सोवियत राष्ट्रपति अलेक्सी कोसिगिन द्वारा प्रायोजित किया गया। यह कोसिगिन की मध्यस्थता से ही संभव हो सका था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मिले और अपने देशों के बीच सामान्य एवं शांतिपूर्ण संबंधों को पुनः स्थापित करने तथा अपने लोगों के बीच समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद घोषणा का अर्थ था भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा बनाना। यह विश्वास किया गया कि दोनों पक्ष स्वयं किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते और इसके लिए सोवियत नेताओं द्वारा तैयार मसौदे पर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि इसे भारत में पूर्ण अनुमोदन नहीं मिला। आलोचकों ने महसूस किया कि समझौता होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई प्रावधान था कि पाकिस्तान को कश्मीर में गुरिल्ला आक्रमण को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान में समझौते में बेहद तीखी नाराजगी जाहिर की गई। इसके विरोध में वहाँ दंगे एवं प्रदर्शन हुए। जुल्फिकार भुट्टो ने आयूब खान एवं इस समझौते से दूरी बना ली और अंत में इससे अलग होकर अपना खुद का राजनीतिक दल बना लिया। शास्त्री जी की रहस्यपूर्ण मृत्यु से पहले हम लोग ताशकंद जो घोषणा है, इसमें क्या घोषणाएं की गई उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा सितंबर युद्ध के बाद शांति की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ताशकंद समझौता किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। भारत और पाकिस्तान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। दूसरा, दोनों देश 25 फरवरी 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा पर पीछे हटा लेंगे। दूसरा, दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वार्ताएं तथा अन्य स्तरों पर वार्ताएं जारी रहेंगी। चौथा, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे।
5वां, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित कर दिए जाएंगे। 6ठा, एक दूसरे के बीच में प्रचार के कार्य को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। 7वां, आर्थिक एवं व्यापारिक संचार संबंधों को फिर से स्थापित किया जाएगा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। 8वां, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी कि लोगों का निर्गमन बंद हो। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी कि लोगों का निर्गमन बंद हो। 9वां, शरणार्थियों की समस्याओं तथा अवैध प्रवासी प्रश्न पर भी विचार विमर्श जारी रखा जाएगा तथा हाल के संघर्ष में जब्त की गई एक दूसरे की संपत्ति को लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इस समझौते के क्रियान्वयन के फलस्वरूप दोनों पक्षों की सेनाएं उस सीमा रेखा पर वापस लौट गई जहां पर वह युद्ध के पूर्व में तैनात थी, परंतु इस घोषणा से भारत पाकिस्तान के दीर्घकालिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब शास्त्री जी की जो रहस्यपूर्ण मृत्यु होती है उसके बारे में बात करें। 11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद घोषणा के हस्ताक्षर के बाद वाली सुबह लाल बहादुर शास्त्री हृदयघात से प्राणहीन हो गए। उनकी मृत्यु पर विवाद उत्पन्न हो गया और साथ ही साथ अफवाह फैली कि उन्हें जहर देकर मारा गया। इस मामले में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की CIA का हाथ होने का भी संदेह था, जैसा कि पश्चिम भारत की आणविक महत्वाकांक्षाओं को लेकर शंका में था। पश्चिम जो है वो भारत की आणविक महत्वाकांक्षाओं को लेकर शंका में था और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में मुश्किल हो रही थी। यह विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पहली जांच राजनारायण ने करवाई जो बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गए और भारतीय संसद लाइब्रेरी में उसका रिकॉर्ड नहीं है। वर्ष 2009 में जब यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार को जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर्यन चुंग और रूस के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच तो की थी, परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वर्ष 2009 में साउथ एशिया पर CIA की नज़र नामक पुस्तक के लेखक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह कहा गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रहस्य पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को भी ठेस पहुंच सकती है। ये तमाम कारण है जिसमें इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने नेहरू के बाद भारत के काल में जो शास्त्री जी जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं उनके पूरे प्रधानमंत्रित्व काल के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।